स्वागत है आप सभी का रविंद्राज इंस्टीट्यूट पे। चलिए सर, लास्ट क्लास हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास भी हमने प्रैक्टिस सेट किया था दिल्ली पुलिस के लिए। आज भी अपनी क्लास है, ठीक है। कैसे हो आप सभी, जल्दी से बताओ भाई आप सभी कैसे हो। फिर बढ़ते हैं आगे और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पे शेयर कर दो भाई इसको, ताकि सभी लोग साथ में जुड़ जाएं और उनको भी पता चल जाए क्लास चल चुकी है ना। डेली अपनी क्लास होती है। लास्ट क्लास हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास दीपक ठाकुर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाओ, शेयर कर दो भाई जल्दी से। फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं क्वेश्चंस, है ना। चलो भाई, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पता है पेपर आने वाले, पेपर होगा ही होगा आपका। दिल्ली पुलिस का पेपर डेट दी हुई है पहले से दिल्ली पुलिस की 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक, है ना। और उसके साथ में बैक टू बैक एनटीपीसी लगा हुआ है, तो भाई पेपर तो हो नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप सभी लोग अलार्म लगा के रख लो कि सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं भाई। लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन कराया था, कुछ लोगों का कहना है कि गलत कराया, नहीं आया ऐसे वैसे। तो भाई मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कराया कहाँ था, इसका आंसर बताया कहाँ था मैंने आपको, रेशो फाइंड कर दिया था। इतना तो आप भी जानते हो, जब मैंने रेशो एमपी सीपी और एसपी का रेशो मैंने बता दिया, तो इतनी तो बेसिक सी बात आप भी जानते हो, इसमें तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी तो बात आप भी जानते हो, शायद आप भी पढ़ रहे होगे। तो भाई एमपी, जब आपको एक बात बताओ, एमपी एसपी और सीपी का रेशियो मैंने आपको बता दिया, तो अब बताओ इसमें दिया क्या है आपको। देखो पंकज एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदता है, तो सीधी सी बात है आपको सीपी यहाँ पर क्लियर दिया गया है। सीपी कितने रुपए भाई, 900 रुपए है। तो सीपी की वैल्यू दी हुई है आपसे, अंकित मूल्य एमपी पूछा है आपसे, यही तो पूछा है ना। तो भाई इतना तो आप भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। परेशान नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं, उनका काम ही यही होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तथा देखो पंकज एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के पश्चात। तो हमेशा जब छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो कल भी मैंने बताया था आपको एमपी पर ही दिया जाता है। जो डिस्काउंट दिया जाता है ना एमपी पर, मार्केट प्राइस पर या अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी का एमपी था भाई, कोई वस्तु थी, उसका एमपी कितना था भाई, 100 रुपए था, ठीक है। फिर उसने कहा 30% की छूट देता है, तो 100 का 30 कितना होगा मेरे भाई, 100 का 30% तो 30 ही होगा ना। तो इसका मतलब मेरे भाई वो 30 रुपए की आपको छूट देने लग रहा है। कितने रुपए की छूट दे रहा है भाई, 30 की। 30 की छूट देकर के कितने में बेच रहा है वो, 70 में बेच रहा है। 30 की छूट दी भाई, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मान लो कोई शर्ट थी वो 100 रुपए की थी, उसने कहा जी मैं 100 की है ये शर्ट, उस पे जो प्राइस छपा हुआ है ना वो कितना है भाई, 100 रुपए है, ठीक है। उसने कहा नहीं सर मैं 100 की नहीं, मैं इस पे 30% का आपको डिस्काउंट भी दूंगा। तो आपने कहा 100 का 30% डिस्काउंट कितना होगा, तो आप बताओ मुझे 100 का 30 कितना होगा भाई, 100 का 30% 30 ही तो होगा ना। तो इसका मतलब 100 में से 30 को माइनस किया तो कितने रुपए बचा, 70। मतलब आपको जो शर्ट बेची उस दुकानदार ने कितने रुपए में बेची भाई, 70 रुपए में। बात समझ आ रही है ना। तो इसका रेशियो आप देखेंगे तो ऐसा भी तो कह सकता हूं मैं, एमपी यदि 10 होगा तो एसपी कितना होगा मेरे भाई, 7। तो एमपी और एसपी के बीच हमने रिलेशन फाइंड किया कि सर एमपी यदि 10 है, एमपी यदि 10 है तो एसपी कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा। बात समझ आई ना। फिर उसके बाद उसने कहा 30% की छूट तो देता है दुकानदार, 30% की ओके। चलो देखता हूं भाई कैमरे को एक बार, सही है वैसे तो। देखो जरा, फिर मैं आपसे ऐसे कहने लगूं मेरे भाई, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा हाँ सीपी गायब है, ओके। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं भाई। ये एमपी है आपका, ये एसपी है और ये आपका सीपी है। अब तो दिख रहा होगा शायद, इतना तो दिख रहा है ना, हाँ इतना तो दिख रहा है। चलो तो आपने यहां से एमपी और एसपी का रेशियो कितना फाइंड किया, 10:7। अब मुझे आगे बताओ जरा, आगे क्या कहा, 40% का उसको क्या होता है भाई, लाभ होता है। तो एक बात बताओ, लाभ किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होगा।
और सीपी पर होगा तो मान लेते कोई वस्तु कितने की थी भाई, 100 रुपए की थी। कोई वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की थी। 40% का लाभ, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 40 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि 100 की कोई वस्तु है तो 40 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बेची उसने, 140 में बेची होगी। कितने में बेची होगी भाई, 140 में। तो मैं यदि इसके रेशो की बात करूं तो इसका रेशो 10:, कितना आ जाएगा भाई, 10:14 हम यहां पर कह सकते हैं, है ना। तो एसपी कितना है मेरे भाई, एसपी कितना है 14, और सीपी कितना है मेरे भाई, सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सर 100। सीपी कितना है मेरे भाई, 100, मतलब 10:14 आप ऐसा कह सकते हो। अब एसपी बराबर कर लेंगे तो मल्टीप्लाई यहां कितने से कर ली जाए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाए। जब यहां की तो यहां भी कितने से भाई, 2 से। तो एक बात बताओ, एमपी कितना हो गया भाई, एमपी कितना हो गया मेरे भाई, एमपी हो गया 10 दूनी 20 यूनिट हो गया, 7 दूनी 14, एसपी 14 हो गया, और सीपी कितना है भाई, 10 हो गया। तो अब मुझे बताओ कितने में खरीदता है भाई, 900 में खरीदता है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 900 वैल्यू होगी। 10 की वैल्यू कितनी होगी, 900। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 90। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90। अब आपसे पूछा क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य है तो 1 की वैल्यू 90 है, तो अंकित मूल्य है कितना, 20। तो 20 की वैल्यू, अंकित मूल्य 20 तो 90 है। 1 की वैल्यू 90 है तो 20 की वैल्यू कितना, 20 गुणा 90, ठीक है। तो बात मुझे बताओ जरा, 9 दूनी कितना हो गया, 18। 18 में कितना जीरो चिपका दो भाई, 2 जीरो। तो 1800 इसका राइट आंसर हो गया। 1800 इसका घड़ी का अंकित मूल्य हो गया। यदि आपको एसपी पता करना है तो भाई ऐसे कर सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणा 90। 14 निम्मा कितना होता है, 126, 1260। एसपी कितना हो गया, 1260। एमपी कितना हो गया भाई, 1800। और सीपी आपको दिया था कितना हो गया भाई, 900। चलो जल्दी से बताओ भाई, क्या आप सभी लोग मेरी बात से समझ पाए। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हो। बताओ भाई जल्दी से आप सभी लोग। ये कल की क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में यहां पर छोड़ दिया था। मैंने लास्ट में एमपी बता दिया था, एसपी बता दिया था, और सीपी का रेशियो आपको बता दिया था। अरे इससे आगे तो आप खुद भी कर सकते थे, है ना। यही तो बताया था मैंने इतना। चलो भाई बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपका, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इन 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया बताना है आपको स्क्वायर का, यदि आपको डायगोनल दिया हुआ है। चलो भाई अब बताओ जरा,
क्या अब सही दिख रहा है ना? अब तो पिक्चर नहीं कट रही ना, आई थिंक अब नहीं कट रही होगी, अब तो क्लियर होगा। चलो जी, कट रहा है। एक मिनट जरा वेट करो सही से। चलो जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया है आप सभी को। चलो जी देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर उसका जो विकर्ण होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। ये उसका क्या होता है भाई? डायगोनल होता है। बात समझ आ रही है ना? ये उसका क्या होता है मेरे भाई? डायगोनल होता है। क्लियर है ना? चलो, तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको? तो आपसे कहा गया विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर है मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 7। ये आपको 7 दे दी। तो मुझे बताओ जरा, साइड आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल सर। तो साइड कितनी होगी? 7/√2, 7/√2। ये आपकी क्या होगी भाई? साइड। तो वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब स्क्वायर का क्या पूछा है आपसे? एरिया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? साइड का स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? चलो जी, तो आप मुझे बताओ जरा, साइड आपने पता कर ली कितनी? 7/√2, 7/√2, 7/√2 का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर। तो 7/√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 49, 49, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 2, 49/2। तो 49/2 इसका मतलब क्या हो जाए? 2 से भाग कर लो। 24 दूनी कितना होता है? 48, 48, 24 दूनी 48, 24.5, 24.5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ, क्लियर है ना आप सभी को?
चलो जी बिल्कुल 24.5, 24.5, बहुत बढ़िया। चलो जी, बात समझ पाए ना। चलो तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। नेक्स्ट आपका चलो बताओ, राहुल की आयु 50 वर्ष है। राहुल की आयु कितनी है भाई? 50 वर्ष। तथा मोहित की आयु कितने वर्ष है? 70 वर्ष है। तो कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा? कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा? ये आपसे पूछा गया है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ आंसर। सौरभ द्विवेदी ने आंसर किया है 30। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी देखो जरा करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को। देखो देखो भाई, कहा क्या है? राहुल की आयु 50 वर्ष है। कितने वर्ष है भाई? 50 वर्ष है। अब क्या कहा? मोहित की आयु कितने वर्ष है भाई? 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले? तो मान लेते सर x वर्ष पहले, तो x वर्ष 50 माइनस एक्स घटा ले तो 50 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा? मोहित की आयु कितने वर्ष है भाई? 70 वर्ष। तो 70 वर्ष है, 70 वर्ष 70 माइनस कितना भाई? x। आपको क्या दिया? उनकी आयु का अनुपात कितना? 1:2 है। उनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई? 1:2 है। बात समझ आई ना? तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई कर ले भाई। यहां पे रेशो दिया था, रेशो पता कर लिया। 50 दूनी कितना हो गया भाई? 100 माइनस कितना हो गया? 2x बराबर 70 माइनस x। ठीक है, तो अब एक काम करो, 70 माइनस 100 माइनस कितना भाई? 70 इधर ले आए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2x। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 30। कितना हो गया? 30। और ये कितना बचेगा? x। तो मतलब 30 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 30 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 30 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा। और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हो मेरे भाई? आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। 1:2 बनाना है आपको। 50 आपको पता है किसका है? राहुल का। और 70 आपको पता है भाई किसका है? मोहित का है। तो आप करें क्या? आप ऑप्शन को उठा के देख लें। 50 माइनस 35 कर लें। 35 वर्ष मान लेते, 35 वर्ष पूर्व 70 माइनस 35 कर लेते, तो आप मुझे बताओ कितना बनेगा? ये 15 बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा? 35। तो इसका तो रेशियो 1:2 नहीं बनेगा ना, क्योंकि 1:2 का रेशियो बनाना है। तो ऑप्शन ये खत्म हो गया। फिर 30 को उठा के देखते, मतलब ऑप्शन के थ्रू भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी आप इस पे जा सकते हो। ठीक है भाई, चलो जी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलो तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका ट्रेन से रिलेटेड। देखो जी क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार बोल देता हूं क्वेश्चन को आपसे। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? आपको लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। चलो जी बहुत बढ़िया।
यहाँ से कर लिया, पीछे वाले से तो कर लिया, साइड साइड देखो अब हो गया, अब हो गया। चलो जी, अब हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे कोई टेक्निकल बंदा नहीं था भाई, मैं ही था, तो मुझे इतनी चीजें नॉलेज है नहीं, मैं जो मेरे से हुआ वो मैंने कर लिया। लेकिन अब देखो जरा, अब सही हो गया होगा, है ना। बताओ भाई जल्दी से, अब तो सही हो गया होगा ना। अब सही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से अब आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलो जी, देखते जरा क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड, 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड भाई, 30 सेकंड लेती है। जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, बताओ जरा मुझे, जब एक रेलगाड़ी, ये मान लेते एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी, मान लेते यहां कोई ट्रेन है, यहां से ट्रेन चल रही है, वो प्लेटफॉर्म पे चल रही है, अभी तो प्लेटफॉर्म को उसने पार नहीं किया ना, अभी भी पार नहीं किया, ठीक है। और एक बात बताओ मुझे, जब वो यहां आएगी तो अभी तो प्लेटफॉर्म पे यहां शुरुआत है ना, अब वो पार करेगी तो सर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और साथ में अपनी लंबाई भी दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसका मतलब होता है सर वो अपनी भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार कर रही होती है, अपनी भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही होती है। बात समझ आई ना। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी भी लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगी। टोटल जो लंबाई होगी उसकी कौन कौन सी होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को वो आप पार कर रही होगी। बात समझ आई ना। चलो देखो जरा, अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में, आई थिंक आप मेरी बात ये वाली समझ पाए होंगे, है ना। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 320 मीटर लंबा क्या है भाई, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, को पार करने में 30 सेकंड तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है रेलगाड़ी की लंबाई। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मैंने कहा जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपको पता है 320 है। मैं आपसे कहूं ट्रेन की लंबाई, तो मान लेते हैं भाई ट्रेन की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई, ट्रेन की लंबाई होगी x मीटर, ठीक है। तो अब उसको पार करने में कितना समय लेती है भाई, 30 सेकंड का समय लेती है। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, 30 सेकंड का समय लेती है, तो मुझे एक बात बताओ जरा, मैं आपसे कहूं स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कहोगे सर स्पीड जो होती है ना, वो डिस्टेंस अपॉन क्या होगी भाई, टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होगी मेरे भाई, टाइम होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, और टाइम कितना हो गया 30। अब एक दूसरी ये देखो जरा, फिर आगे कहा तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, भाई 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 230 मीटर लंबा है, तो साथ में अपनी भी लंबाई पार कर रही होगी, उसकी लंबाई क्या है x, कितना समय लेती है, तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड का समय लेती है। तो ये भी क्या होगी उसकी स्पीड, ये दोनों ही क्या है मेरे भाई स्पीड, तो ये क्या होगी आपस में बराबर, ये क्या होगी मेरे भाई आपस में बराबर, ये दोनों ही क्या है स्पीड है, ये क्या होगी आपस में बराबर। चलो जी, अब यहां से कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताओ 6 पंजे कितना हो गया भाई, सॉरी 5 अंक 30, 5 से डिवाइड कर लो, 5 अंक 30 और 5 पंजे कितना हो गया 25। तो 5 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहां पे 32 पंजे 160 ना, 5 0 0 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, ठीक है, प्लस 5x हो गया इज इक्वल्स टू कितना भाई, 6 की मल्टीप्लाई यहां पे 0, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 प्लस 6x, ठीक है भाई। अब एक साइड कर लो इनको, तो आप बताओ मुझे 1600 लिख लो मैं, 1600 माइनस कितना 1380, 1600 माइनस 1380, ठीक है, 1600 माइनस 1380 इज इक्वल्स टू कितना 6x माइनस के 5x, 6x माइनस
5x। तो बताओ जरा 1600 में से 1380 घटाएंगे 0, ये कितना बचेगा 2, और ये 5 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 220 मीटर। 220 मीटर, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई होगी आपकी 220 मीटर। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। चलो जी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो? चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो? चलो जी जल्दी जल्दी बताओ। ओके चलो तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कल के कुछ क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ में बच रहे थे, ठीक है। चलो जी ये आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। चलो चलो तो अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास का क्वेश्चन। आज फिर ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है? तो इनमें से एक आपको विषम संख्या बतानी है, विच वन ऑफ द ऑड नंबर, ये आपको बताना है। चलो जी देखो जरा, अब x और y क्या है भाई, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं होती क्या है? तो आप कहेंगे सर जो 2 से डिविजिबल 2, 4, 6, 8, 10 यही तो होती है ना। अब बताओ जरा, इसको ऑप्शन के थ्रू आ जाए। x की पावर y, मान लेते हैं भाई 2 की पावर मैंने कर दिया 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16 होता है। कितना होता है मेरे भाई 16। मतलब आपने एक सम संख्या की पावर सम संख्या की, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला, एक सम संख्या मिला। या मैं यूं कह लूं कि 4 की पावर कितना भाई 2, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है ना, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। इसका मतलब क्या रहा, यदि मैं ऐसे कहूं 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 कितना होगा भाई 36 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी सम संख्या की पावर सम संख्या की जाए तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो सम संख्या ही आपको मिल रही होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सम संख्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा भाई आपका सम संख्या। एक्स और वाई जब सम है तो एक्स की पावर वाई भी क्या होगा भाई सम ही होगा। बात समझ आई ना। अब सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई मान लेते एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 4, तो 2 चौक कितना हो गया 8, ठीक है। मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक्स 8 है और ये आपका 16 है, 16 अट्ठे कितना होता है 128 ना, 16 अट्ठे 128। तो मुझे एक बात बताओ जरा, 128 भी तो कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, कोई भी दो सम संख्याओं की मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा भाई सम संख्या आएगा। किसी भी दो सम संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई सम संख्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। यदि इवन नंबर्स की दो आपस में मल्टीप्लाई करने लग रहे हो तो इवन नंबर ही आएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। जरा बताओ मुझे, x की वैल्यू मैंने रखी 2, y की वैल्यू रखी मैंने 4, ठीक है, प्लस एक्स वाई, तो 2 गुणा 4। ये तो बात आपने सीख ली थी यहां से भी कि x और y कोई होगा तो वो क्या होगा सम संख्या। 2 और 4 कितना हो गया भाई 6,
प्लस दो दो चौक कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। इसका मतलब यहां भी क्या मिला भाई, सम संख्या मिला। मतलब कोई भी एग्जांपल आप लेके देखेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा, है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं जब किसी दो सम संख्याओं को ऐड किया जाता है, जब किसी दो सम संख्याओं को ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है भाई, सम संख्या। जब इवन नंबर्स को ऐड किया जाएगा आपस में तो इवन नंबर ही आपका मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये तीनों क्या है, इवन है, तो फोर्थ वाला ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा भाई, आप मुझे बताओ। जब दो इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे, जब दो इवन नंबर्स को आप आपस में ऐड करेंगे और उसमें लास्ट में कितना प्लस कर लेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो जब दो इवन नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और उसमें 1 प्लस कर लेंगे तो क्या बनेगा भाई, ओडी तो नंबर बनेगा ना। जस्ट लाइक मैं आपसे ऐसे कहूं 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितना 4 प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया भाई 7। मतलब ये 1 की वजह से क्या बन जाएगा, ओड नंबर बन जाएगा। 1 की वजह से कैसा नंबर बन जाएगा, ओड नंबर, विषम नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू आप सम रखेंगे लेकिन लास्ट में प्लस 1 करेंगे तो क्या बना देगा, वो आपका विषम नंबर बना देगा। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए ना, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग सहमत हो ना। हाँ जी दीपक ठाकुर, बहुत बढ़िया, डी आंसर होगा, बहुत बढ़िया। चलो जी जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक मेरी बात समझ पाई ना सभी लोग। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक, अंक कितना 7, डिजिट कितना है भाई 7 आपको बताया। संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है, आपसे पूछा गया है। यदि 0 से लेकर के 108 तक मैं नंबर्स लिखूं तो उसमें 7 डिजिट, 7 अंक, जो 7 अंक होगा वो कितनी बार आपको दिखाई देगा। तो एक बात बताओ मुझे जरा, मैं आपसे कहूं 7 तो 7 में तो दिखेगा ना, 7 में दिख रहा होगा। 7 के बाद किस में दिखेगा भाई, 17 में दिखेगा। 17 के बाद किसमें, 27 में आपको नजर आ रहा होगा, है ना। 37 में आपको नजर आ रहा होगा, है ना। 37 के बाद 47 में भी नजर आ रहा होगा। 47 के बाद 57 में भी नजर आ रहा होगा। 57 के बाद 67 में भी नजर आ रहा होगा। 67 के बाद 70 में नजर आएगा। 70 के बाद भाई अब बताओ मुझे, 71 में भी नजर आएगा, 72 में भी नजर आएगा, 73 में भी नजर आएगा, 74 में भी आएगा, 75 में भी आएगा, 76 में भी, और 77 में कितनी बार, 2 बार। 78 में भी नजर आएगा, है ना। 78 में, 78 में, 79 में भी नजर आएगा। 80 में क्या नजर आएगा, नहीं सर 80 में नजर नहीं आएगा। अब कितने में नजर आएगा मेरे भाई, 87 में, और 87 के बाद कितने में, 97 में, ठीक है। तो 100 तक तो पहुंच गए ना, 108 तक का है तो 107 में भी आपको नजर आएगा, 107 में भी आपको नजर आएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, 107 तक जब आएगा तो कितनी बार आ रहा होगा। तो आप देख लो यहां पर कितनी बार आ रहा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 18 19 20 और एक ये 21। तो 7 डिजिट कितनी बार आने लग रहा है भाई, 21 बार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आएगा भाई 7 डिजिट, तो 7 डिजिट आप कहेंगे सर 21 बार आएगा। बात समझ आई ना, क्लियर है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बहुत बढ़िया, कितना आंसर होगा इसका, 21 होगा। चलो जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जल्दी से नेक्स्ट का आंसर बताओ भाई। 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/8। जल्दी से आंसर बताओ, इसको ऐड करके क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई आप सभी लोग आंसर। अंकित कुमार, राम राम भाई, राम राम सभी को। जल्दी से आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर बताओ जल्दी से।
हाँ जी, देखो जरा, आप मुझे एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें बताना। यदि मैंने ऐसा लिखा 2 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप ऐसे भी कहते हो सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर ले। चेंज कैसे? इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 दूनी 4, और इसको निम्नरेटर को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो गया? 5/2। ठीक है, या तो मैंने ये कहा, या मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं मेरे भाई कि इसको मैं ऐसा कह लू 2 + 1/2। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं 2 + 1/2। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं यदि इनको ऐड करना चाहूं तो क्या आएगा? तो मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम आएगा 2। ठीक है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो ये कितना आएगा भाई? 5/2। तो इसका मतलब ये रहा कि या तो मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे चेंज कर लें, या इसका मींस क्या रहा मेरे भाई? इसका मींस रहा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 + 1/2 भी लिख सकता हूं। 2 + 1/2 भी यहां से लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है ना? क्लियर है? चलो जी, तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, अब क्वेश्चन की तरफ आप देखो। तो क्वेश्चन की तरफ आप देखें, जो पहले पूरे नंबर है कंप्लीट, 5 सही 1/2 लिखा है ना, तो 5 सही 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर 5 + 1/2 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7 सही 3/4 को, तो प्लस 7 सही 3/4 को 7 + 3/4, 7 प्लस कितना भाई? 3/4। अब मुझे ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप? तो आप कहेंगे सर 8 + 3/8, 8 + 3/8, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ इन नंबर्स को तो पूरा जोड़ लेना। 5 और 7 12, 12 और 8 कितना हो गया भाई? 20, 12 और 8 कितना हो गया भाई? 20। प्लस अब बचा क्या क्या ऐड करने के लिए? तो आप कहेंगे सर 1/2 बचा, प्लस 3/4 बचने लग रहा है, और 3/8 बचने लग रहा है। तो इन फ्रैक्शन को मैं एक साथ ही ऐड कर लूं, इन फ्रैक्शन को क्या कर लूं भाई? एक साथ ही ऐड कर लूं। तो आप मुझे बताओ 20 प्लस इन फ्रैक्शन का सम कितना होगा? तो बताओ जरा कैसे ऐड करते हैं भाई? इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 8 हो गया। ठीक है, 2 चौक कितना हो गया? 8, तो कितना आएगा? 4 एकम 4। अब यहां देखो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई? 6। प्लस बात बताओ 8 एकम 8, 8 और यहां कितना आ जाएगा? ये 3 एज इट इज। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है भाई? 20 प्लस 6 और 4 10 और 3 13, 20 सही 20 + 13/8, 20 + 13 सही 13/8। तो अब मुझे बताओ जरा इसको ऐड कर लूं, क्योंकि यहां ऑप्शन में मुझे ऐसा नहीं मिल रहा। इसको तो मैं सीधा डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता ना, 20 सही 13/8, लेकिन ये ऑप्शन में मुझे मिल नहीं रहा, ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसको सॉल्यूशन कर लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? फिर से 8 आएगा, तो 20 अट्ठे कितना हो गया? 160, ये 13 एज इट इज, 160 + 13 कितना आ जाएगा? 3, 6 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 7। ठीक है, और 173 बटे कितना आ जाएगा? 8, 173/8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, 173/8। बहुत बढ़िया भाई, चलो जी बहुत बढ़िया। दीपक ठाकुर, अंकित कुमार, चलो जी बहुत बढ़िया आंसर किया है सभी लोगों ने, बहुत अच्छे। चलो देखो तो बढ़ते अब, चलो जल्दी से बताओ क्या आप सभी लोग यहां तक मेरी बात समझ पाए ना भाई? चलो जल्दी से बताओ क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताओ मेरे भाई। यस, चलो तो बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन है n के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से विभाज्य है? n के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से विभाज्य है? एक संख्या है, एक संख्या क्या है? 43n। एक संख्या क्या है? 43n। ये n की क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि जो पूरा कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाए? तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ आप सभी लोग आंसर। चलो जी जल्दी जल्दी बताओगे आप सभी लोग आंसर।
चलो देखो जरा इधर देखो, 9 की डिविजिबिलिटी का सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी का एक्चुअल में रूल होता क्या है ना। मैं कहूं आपसे एक नंबर है, मैंने लिख दिया 72, कितना लिख दिया भाई 72। मैं कहूं आपसे ये डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर, इसको पता करने के लिए आप 9 से या तो डिवाइड करके देखेंगे। आपको डिवाइड नहीं करना है ना, पेपर आपको ये नहीं कहता कि आप डिवाइड करके देखें, आपको इनकी डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, यदि इन किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम यदि 9 है, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम यदि 9 है या 9 का मल्टीपल है, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम या तो 9 है या 9 का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। बात समझ आई ना। चलो जी, 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 2 कितना हो गया 9, मतलब इसके नंबर्स का एडिशन कितना आने लगा, इसके डिजिट्स का एडिशन कितना आ रहा है भाई 9, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। बात समझ पा रहे हो ना। चलो जैसे मैं आपसे ऐसे कहने लगू भाई, मैं कहूं 126 क्या डिविजिबल है, तो आप क्या कहेंगे सर, डिविजिबिलिटी का रूल आपको 9 का बताया मैंने अभी, जब इसके डिजिट्स का सम या तो 9 से या 9 का मल्टीपल हो, तो आप मुझे बताओ कितना भाई, 1 + 2 + 6, तो बताओ जरा 6 और 2 8 और 1 कितना भाई 9, मतलब इसके डिजिट्स का सम कितना होने लग गया भाई 9 हो रहा है, तो इसका मतलब 126 9 से डिविजिबल होगा, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है ना। चाहे आप डिवाइड करके देख लो भाई, 126 को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, कितना बचेगा 3, 36, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक कितना हो गया 36, तो इसका मतलब ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप सभी लोग। जरा बताओ मुझे 43n ये कंप्लीट नंबर है, तो मैंने कहा कि भाई जब भी इनके डिजिट का सम, तो आप मुझे बताओ 4 + 3 + कितना लिख लूं भाई n, कितना लिख लूं मैं n, तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से डिविजिबल। अब 9 से डिविजिबल करने के लिए आप मुझे बताओ जरा कि यहां क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 4 और 3 कितना हो गया भाई, 4 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, n का क्या मान यहां पर रखूं, तो मुझे बताओ जरा n का एक मान रख सकता हूं क्या, 7 और 1 8 होगा, मतलब 9 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। 2 रख सकता हूं क्या, 7 में 2 जोड़ना, 7 और 2 9, मतलब 7 और 2 9 कितना हो गया भाई 9, ये 9 से डिविजिबल है। यदि इनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो मेरे भाई क्या डिविजिबल है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो n का मान यहां से क्या रख सकता हूं मैं, 2 यहां रख सकता हूं, है ना, और वही आपसे पूछा था। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, n की वैल्यू क्या होगी 2, यदि n का मान 2 होगा, तो n का मान 2 होगा, तो ये संख्या 43n, n की जगह कितना 2 पुट कर ले, तो ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगी, ये संख्या किससे डिविजिबल होगी मेरे भाई 9 से डिविजिबल होगी। 9 का और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल दोनों का क्या होता है, सेम होता है कि उनके डिजिट्स का सम, जब उनके डिजिट्स का सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, वो नंबर उससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा। क्लियर है ना। चलो जी, हाँ बहुत बढ़िया, सौरभ द्विवेदी ने आंसर किया है, दीपक ठाकुर ने आंसर किया, चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए। चलो जी, यहां क्या है, यहां ये मल्टीप्लाई है 0.6 इंटू 0.6, ठीक है, ये 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी इंटू है भाई, यहां भी इंटू है, और यहां क्या है माइनस है। तब इसको आपकी वैल्यू बतानी है, तब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ये भी मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, माइनस, ठीक है, बाकी सब सही है।
जल्दी से अब इसका आंसर बताओ भाई सभी लोग मुझे। चलो जी आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये लिखा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, जरा बताओ मुझे। 0.6 की पावर 3, 0.6 की पावर कितनी भाई 3, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो क्या लिख सकता हूं इसको भाई 0.5 की पावर 3, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको। अपॉन क्या 0.6 इंटू 0.6, तो क्या हो जाएगा भाई 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताओ जी, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, तो 0 पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, माइनस 0.3, इसको 3 में आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए वो अभी बताता हूं आपको। तो आप मुझे एक बात बताना जरा, आप मुझे एक बात बताना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन पे सीधा हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ जरा, मैं आपसे कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस क्या भाई ए बी। बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताओ जरा, a क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ये वाली फॉर्म तो आपको ऊपर दिख गई। अब देखो जरा नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी कैसे भाई, आप बताओ जरा। ए की वैल्यू सपोज दैट 0.6 है और बी की वैल्यू 0.5 है, दोनों की मल्टीप्लाई, 6 पंजे कितना हो गया भाई 30, कितने डिजिट बाद पॉइंट आना चाहिए, एक और एक दो, तो एक और एक दो 0.30। अब पॉइंट के बाद डिजिट के बाद इधर की साइड कितनी भी जीरो लगा दूं मैं तो उसका कोई मीन नहीं है, इसका मतलब ही क्या है भाई, ये 0.3 है। बात समझ आ रही ना, ये 0 पॉइंट क्या है भाई 3 है, समझ पा रहे हो? चलो जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, तो ये मेरी बात आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं भाई, इसका फॉर्मूला यदि मैं लिखना चाहूं तो आप ऐसा कहेंगे सर 0.6 प्लस 0.5, 0.6 प्लस 0.5, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी की क्यूब का मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया। तो अब बताओ ए स्क्वायर कितना है मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी है 0.6 का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, बी कितना है भाई 0.5 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी कितना है भाई 0.3 हो जाएगा ना, माइनस ए बी तो 6 पंजे 30 और उसके बाद डिजिट लगाएंगे। तो आप नीचे देखो, नीचे क्या है भाई 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3। तो आप कहेंगे सर इससे डायरेक्ट ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या केवल 0.6 प्लस 0.5, ये आपका बचा। तो 6 और 5 कितना हो गया भाई 11, एक पॉइंट बाद तो 1.1, तो 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। और जब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, चलो जी बहुत बढ़िया, देखो जरा एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको ऐसी आइडेंटिटी दिख जाए तो इसका मतलब जब भी आपको ए क्यूब और ऊपर बी क्यूब दिख जाए, ठीक है, ए क्यूब और बी क्यूब दिख जाए और नीचे वाली आइडेंटिटी दिख जाए, तो हमेशा समझ जाना है कि इसके ऊपर वो बात कर रहा होगा और उसका आंसर किस पर डिपेंड कर रहा होगा भाई, ए प्लस बी पर डिपेंड कर जाएगा, ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऐसा ही कहता तो आप मुझे यही तो कह रहे होते सर, अपोन में यदि मैं ये वाली चीज उठा के लिख दूं और इससे ये कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? ये दूसरी आइडेंटिटी माइनस वाले पर भी डिपेंड करता है। देखो जरा, यदि मैं यहीं से एक और क्वेश्चन की बात करूं भाई, कि ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो फॉर्मूला यही रहा आपका, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताओ क्या होता है? आप कहेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। और यदि मैं इसमें डिवाइड कैसे कर दूं भाई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, a माइनस बी, बचेगा क्या, a माइनस बी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब ऐसी आइडेंटिटी में माइनस वाली में आपको दे दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, ठीक है। और जब प्लस वाली आइडेंटिटी में इस तरीके से दिया जाए तो आप क्या कहेंगे भाई, यदि आइडेंटिटी ऐसे लिख दी और अपोन में क्या लिख दिया भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इससे ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा भाई आपका a प्लस बी। बात समझ पाई ना, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो आप मुझे बताओ, जब माइनस में होगा तो a माइनस बी होगा, और जब प्लस में होगा तो a प्लस बी आपके उत्तर, a प्लस बी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ पाई ना, a और b की वैल्यू आपको सेम नजर आ रही होगी, क्लियर है। चलो जी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हो? जल्दी से बताओ भाई, क्या आप सभी लोग यहां तक मेरी बात से सहमत हो? चलो जी बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोग यहां तक समझ पाए, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 6 है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाता है तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा, तो संख्या की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर क्या होगा। चलो जी ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है ना, देखो जरा, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए, सपोज दैट मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि संख्या x है, संख्या कितनी है भाई, x है, x के 70% में से, x के 70%, x का 70% कितना होगा भाई, 70/x होगा, सॉरी x का 70% x इंटू 70/100, यही तो होगा ना। और इसमें से कितना माइनस कर लूं मेरे भाई, 90 माइनस कर लूं, कितना माइनस कर लूं, 90, 90 माइनस कर लिया जाए तो कितना आता है भाई, 120 आता है, 120 आता है। बात समझ पा रहे हो ना, 120 आता है। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब कैलकुलेशन नहीं, आपको सीधा सोचो भाई, मैं आपसे कहूं एक संख्या 100 थी, एक संख्या कितने यूनिट थी भाई, 100 यूनिट थी, उसका 70%, 100 का 70% कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा, 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70। तो आप कहेंगे सर 70x, मान लेते हैं एक संख्या 100x थी, उसका 70% कितना हो जाएगा भाई, 70x हो जाएगा, ठीक है। तो 70x में से कितना माइनस कर लूं भाई, 90 में माइनस कर लूं तो उसका रिजल्टेंट कितना बनता था, 120 बनता था, उसका रिजल्टेंट कितना बनता था, 120। तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या 70x इज इक्वल्स टू, क्या इसको इधर ले जाऊं ना तो प्लस कर लेंगे, 120 प्लस कितना मेरे भाई, 90, 120 प्लस कितना हो गया, 90, ठीक है। 0 नोट 2 11, एक और एक 2 कितना हो गया, एक और एक 2, ये 210 हो गया। 70x बराबर कितना हो गया भाई, 210। तो x की वैल्यू 0 से 0 खत्म, 7 या 21, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपने संख्या कितने मानी थी, 100x मानी थी, x की वैल्यू 3 आ गई, तो संख्या 100x मानी थी। तो मुझे बताओ संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 100x, तो 100 इंटू 3, तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 300, संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 300। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए? डेढ़ सौ कैसे होगा? रे बावलो 150 कैसे होगा बताना।
आप चाहें तो मैंने जो लिखा है ना, मैंने आपको प्रैक्टिकली लिख दिया है, वहां भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई। चलो जल्दी से देखो जरा, एक्सप्लेन अगेन, अगेन देखो। देखना जरा, ध्यान से सुनो। मैं आपसे कहूं एक नंबर है भाई, एक नंबर मैंने आपसे कहा n, एक 100x मान लिया मैंने, एक संख्या मान ली भाई 100x, ठीक है। किसी संख्या के 70%, 100x का 70% मुझे बताओ जरा, 100x का 70% क्या होगा? तो आप मुझे कहेंगे भाई 70% हटाने के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया ना। तो आप मुझे बताओ, एक संख्या है 100x, उसका 70% कितना हुआ भाई? 70x हुआ। उसका संख्या का 70% कितना हुआ? 70x हो गया। 100x एक संख्या थी, 100x का 70% कितना हो गया? 70x हो गया। बात समझ आई ना? अब उसने कहा कि संख्या के 70%, तो संख्या का 70% कितना निकाला हमने? 10 निकाला। संख्या का 70% कितना निकाला भाई? 70x निकाला। 70x में से कितना माइनस कर लूं मेरे भाई? 70x में से कितना माइनस कर लूं? 90 माइनस कर लूं। कितना माइनस कर लूं? 90 घटाया जाए तो परिणाम जो रिजल्ट आता है, जो घटा करके जो वैल्यू आती है, वो कितनी आती है भाई? 120 आती है। कितनी आती है? 120 आती है। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, 70x, अब इसको इधर कर लो भाई, 120 प्लस कितना? 90, 120 प्लस 90, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 70x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 210। तो x की वैल्यू 7 या 21, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। नंबर कितना रखा था आपने? 100x माना था, x की वैल्यू 3 आ गई। तो मैं आपसे कहूं नंबर क्या होगा? आपसे मैं ऐसे कहूं कि भाई नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 100 इंटू 3। 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 300। 100 इंटू 3 300। तो नंबर कितना हो जाएगा भाई? 300। बात समझ आई ना? चलो जल्दी से बताओ, समझ पाए ना मेरी बात? चलो भाई जल्दी से बताओ। चलो भाई बताओ, जिस जिसको समझ नहीं आया था वो बताओ मुझे। चलो तो बहुत बढ़िया। चलो जी, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए और टेंशन मत कीजिएगा। बिना टेंशन के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एग्जाम आपके लगे हुए हैं, साथ में दिल्ली पुलिस भी है ना, और आपका एनटीपीसी भी लग रहा है। तो आप सभी के लिए प्रिपेयर रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ठीक है। और सभी को बता दीजिए सुबह 7 बजे से आपकी क्लास होती है ना, दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो सभी लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि आप सभी को प्रॉफिट हो सके, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन अच्छा रहे। मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो।